ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर दरअसल एक सिंबल होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि फ़लाँ ऑपरेशन परफॉर्म करो। जैसे प्लस एक ऑपरेटर है जो कंप्यूटर को बताता है कि टू नंबर्स को ऐड करे। अब हम पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देख लेते हैं, फिर वन बाय वन सबको समझते हैं। ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले 7 तरह के ऑपरेटर्स हैं: असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। इन सब के नामों से ही इनका काम पता चल जाता है। हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सबसे आसान है, सिर्फ इक्वल टू का साइन यूज़ होता है। ये किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को असाइन करता है। मिसाल के तौर पे 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, एक ही डेटा टाइप इंटीजर के। ये ज़रूरी बात है कि डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, तभी ये ऑपरेटर काम करेगा। हम प्रोग्राम में एक्स के लिए कोई वैल्यू इनपुट करें और फिर बाद में चाहें कि वही वैल्यू वाई को भी मिल जाए तो इस तरह से असाइन करेंगे, या चाहें कि एक्स और वाई का सम जी को असाइन हो जाए तो ऐसे लिखेंगे। ये सबसे सिंपल ऑपरेटर है, बस किसी एक्सप्रेशन या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स से मिलता जुलता लफ्ज़ है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ होता है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश और रिमाइंडर के लिए परसेंटेज। परसेंटेज वाले को मॉडुलो ऑपरेटर भी कहते हैं। इनको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 रख लें और इनको सॉल्व करें तो आंसर में z की वैल्यू आएंगी 5 + 2 = 7, आसान है। 5 - 2 = 3, आसान है। 5 × 2 = 10, आसान है। पर आखिरी दो कन्फ्यूजन है। चलें 5/2 को करके देखें ताकि आपको समझ आ जाए। 2 × 2 = 4, रिमाइंडर बचा 1 और ऊपर जो 2 आया है वो है कोशेंट। तो C++ में जब डिवाइड साइन आएगा तो कोशेंट आंसर होगा, और जब परसेंटेज साइन आएगा मतलब रिमाइंडर आंसर होगा। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर को लिखने का स्टाइल। कुछ एग्जांपल्स ट्राई करें। 13%4 मतलब 13 डिवाइडेड बाय 4 करें तो आंसर नीचे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1। इसी तरह 15 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 4 3 = 12, नीचे रिमाइंडर बच रहा है 3। 10%5 यानी 10 डिवाइडेड बाय 5 करें तो नीचे रिमाइंडर आ रहा है 0। इसी तरह 4%5 यानी 4 डिवाइडेड बाय 5 करें तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वही 4। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पहले दोनों ऑपरेटर्स को इकट्ठा कर लिया गया है। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी होगा और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी। तो ये दिखने में ऐसे लगेंगे, पहले अरिथमेटिक और बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ होगा। इसको टेबल की मदद से समझते हैं ताकि आप इसको नॉर्मल इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकें और वापस भी कर सकें। अक्सर MCQs में आ जाते हैं। पहले वाले को देखें, रिज़ल्ट याद रखें कि लेफ़्ट वाले वेरिएबल में आना है, लिहाजा लेफ़्ट वाले वेरिएबल के साथ इक्वल टू साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर रख लें। बाकी अब दोनों वेरिएबल्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर को लिख लें। जैसे पहले वाले में a+b, दूसरे में k-9, तीसरे में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n, फोर्थ में n/m और फिफ्थ में x%y। अब उम्मीद है आपको आइंदा नहीं भूलेंगे। कभी कभी आपको राइट कॉलम देकर रिवर्स यानी लेफ़्ट वाला कॉलम भी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा इस सिंटैक्स को गौर से देख लें। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नाम ही आसान है, इंक्रीज डिक्रीज से निकला है। इंक्रीमेंट मतलब सिर्फ 1 ऐड करो और डिक्रीमेंट मतलब सिर्फ 1 माइनस करो। इनके ऑपरेटर्स प्लस प्लस और माइनस माइनस होते हैं। इन ऑपरेटर्स का मकसद सिर्फ शॉर्टकट लगाना है ताकि एक्सप्रेशन छोटी हो जाए। जैसे x = x+1 की जगह आप x++ या ++x लिख सकते हैं। इसी तरह x = x-1 की जगह x या -x भी लिख सकते हैं। जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लिखें तो इसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जब वेरिएबल के बाद लिखें तो इसे पोस्ट फिक्स कहते हैं। बाज़ औक़ात x++ और ++x का इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि ++x पहले इंक्रीमेंट करता है x को, बाद में x की वैल्यू यूज़ करेगा
किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, जबकि x प्लस प्लस एक्स की वैल्यू यूज़ करने के बाद x को इंक्रीमेंट करता है। ये बात एग्जाम्पल से ही सही समझ आ सकती है। सपोज़ करें x की वैल्यू है 3, y इज़ इक्वल टू प्लस प्लस एक्स स्टेटमेंट पहले इंक्रीमेंट करेगी x की वैल्यू को, यानी x की वैल्यू इंक्रीज़ होकर 4 हो जाएगी, तब ये वैल्यू y को असाइन करेगी। लेकिन स्टेटमेंट y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस में पहले x में पड़ी हुई वैल्यू 3 y को असाइन करेगी और बाद में x को इंक्रीमेंट करके 4 बनाएगी। यही रूल x माइनस माइनस और माइनस माइनस x पे भी अप्लाई होता है। चलें एक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का कोड देखते हैं। ये हमारे पास कोड लिखे हुए हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के। दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि एक में x इज़ इक्वल टू प्लस प्लस वाई है और दूसरे में x इज़ इक्वल टू वाई प्लस प्लस। तो चलें कोड को समझते हैं। शुरू में दो वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं x और y एज इंटीजर। फिर y को इनिशियलाइज़ किया है विद वैल्यू 10, यानी y को हमने वैल्यू असाइन कर दी है 10। अब पहले प्रीफिक्स वाले कोड को देखते हैं। इसमें x इज़ इक्वल टू प्लस प्लस वाई है, यानी पहले इंक्रीमेंट करना है y को। ऐसा करने से y की वैल्यू आप जहन में रखें कि 10 से इंक्रीज़ होकर 11 हो गई है और अब ये वैल्यू x को असाइन हो रही है, यानी x की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। अब सी आउट की कमांड्स हैं जो कि आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आनी है। इसमें पहले इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x डिस्प्ले होगा, फिर वेरिएबल x में पड़ी हुई वैल्यू 11 डिस्प्ले होगी, फिर नेक्स्ट सी आउट की वजह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ y डिस्प्ले होगा और वेरिएबल y की वैल्यू डिस्प्ले होगी, वो भी 11 थी, और गेट ख की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। अब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कोड को समझें। y को इनिशियलाइज़ कर दिया था विद वैल्यू 10, इसके बाद x इज़ इक्वल टू वाई प्लस प्लस है, यानी पहले x के अंदर y की वैल्यू डाल देनी है। तो y की वैल्यू अभी तक 10 है, इसलिए x को वैल्यू मिलेगी 10। फिर इंक्रीमेंट करना है y को। ऐसा करने से y की वैल्यू 10 से इंक्रीज़ होकर 11 हो जाती है। अब सी आउट की कमांड्स हैं जो कि आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आनी हैं। इसमें पहले इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x डिस्प्ले होगा, फिर वेरिएबल x में पड़ी हुई वैल्यू 10 डिस्प्ले होगी, फिर नेक्स्ट सी आउट की वजह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ y डिस्प्ले होगा और वेरिएबल y की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि 11 है, और गेट ख की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे रिलेटिव्स होते हैं उनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है, भाई बहन होते हैं। अगर ट्विन्स हैं भाई बहन तो हाइट अक्सर इक्वल होती है, या फिर मिडल वाली सिस्टर के मुकाबले में तो भाई बड़ा है मगर बाजी से छोटा है। तो ये सब रिलेशंस हैं। इसी तरह C++ में रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं एक दूसरे से कोई रिलेशन दिखाने के लिए, और ये वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे फ़्लो ऑफ प्रोग्राम कंडीशन पे बेस कर रहा हो। रिलेशनल एक्सप्रेशंस का आंसर ट्रू और फॉल्स की शक्ल में होता है। मसलन मैं कहूँ कि ये दोनों इक्वल हैं तो बात ट्रू है, या कहूँ कि बाजी भाई से छोटी हैं तो ये बात फॉल्स है। C++ में 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, और ये हैं इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, और ग्रेटर दैन और इक्वल टू। याद रहे कि ये वाला इक्वल टू, इसमें 2 इक्वल साइंस हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर में तो सिंगल इक्वल टू होने की वजह से x की वैल्यू y को असाइन हो गई थी, मिल गई थी, जबकि यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है कि a इज़ इक्वल टू b, यानी बता रहे हैं कि a और b बराबर हैं। इन दोनों का रिलेशन एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में चूँकि कंपेयर करना है, इसलिए उन वेरिएबल्स में पहले से कोई ना कोई वैल्यू होगी। फर्स्ट वन को देखें। अगर x 12 और y 7 हो तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि 12 इज़ ग्रेटर देन 7। सेकंड स्टेटमेंट भी इन्हीं वैल्यूज़ 12 और 7 को देखें तो ये फॉल्स है, क्योंकि 12 7 के इक्वल नहीं होता। अब थर्ड स्टेटमेंट में x और y वही हैं, और z अगर 15 हो तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि 12 + 7 19 होता है, जो कि 15 से लेस नहीं ग्रेटर है। फोर्थ स्टेटमेंट में भी अगर z, x और y की वही वैल्यूज़ यूज़ करें तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 15 19 के इक्वल नहीं पर लेस तो है ना।
और फिफ्थ स्टेटमेंट सिर्फ एक ही सूरत में फॉल्स होगी कि जब x की वैल्यू 10 हो, बाकी तमाम कंडीशंस में ट्रू होगी। जैसे अभी हमारे पास x 12 है तो स्टेटमेंट पढ़ें 12 इज़ नॉट इक्वल टू 10। ये सच्ची बात है, इसलिए ट्रू है। याद रहे C++ में ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ, जिसमें लॉजिक इन्वॉल्व हो। जैसे कहते हैं ना कि लॉजिकल बात होगी तो मान जाऊंगा। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स में जब 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन किया जाए और फिर डिसीजन लिया जाए। जैसे कि कॉमन एग्जांपल, अगर बारिश ना हुई और हम टॉस जीते तो हम बैटिंग करेंगे, या फिर बारिश हुई और हम टॉस जीते तो हम बॉलिंग करेंगे ताकि पिच में मौजूद मॉइस्चर की वजह से दूसरी टीम को आउट कर सकें। यानी कि डिसीजन लेने के लिए कम से कम 2 रिलेशनल कंडीशंस हों तो उनको लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से कंबाइन करके लिखते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे नो रेन एंड वी विन टॉस। 2 कंडीशंस कंबाइन होंगी तो डिसीजन लिया जा सकेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और नॉट। चलें तीनों की एग्जांपल्स देखते हैं। पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। इसमें जब दोनों रिलेशनल कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारी कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये फर्स्ट रिलेशनल कंडीशन, ये दूसरी रिलेशनल कंडीशन, और दोनों के बीच में एंड लगा दिया। अब ये बन गई है कंपाउंड कंडीशन और इसकी आउटपुट ट्रू उसी सूरत में होगी जब x 1 या उससे ग्रेटर हो और y 10 या उससे लेस हो। अब ये वाली कंपाउंड कंडीशन देखें, ये हमें चेक करके बताएगी कि क्या CH में जो कैरेक्टर स्टोर्ड है वो लोअर केस अल्फ़ाबेट है या नहीं। इसके लिए आप ट्रुथ टेबल बना लें, एक्सप्रेशन 1 का, एक्सप्रेशन 2 का, और दोनों कंबाइंड विद एंड। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो और एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स हो तो कंपाउंड कंडीशन भी फॉल्स होगी। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो और एक्सप्रेशन 2 ट्रू हो तब भी कंपाउंड कंडीशन फॉल्स होगी। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो और एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो तो तब भी कंपाउंड कंडीशन फॉल्स होगी। अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दोनों ट्रू हों तो ये वाली कंडीशन है जिसमें लॉजिकल एंड कंपाउंड कंडीशन की आउटपुट ट्रू होगी। यानी लॉजिकल एंड कंपाउंड कंडीशन में जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी सिर्फ उसी सूरत में आउटपुट ट्रू होगी। नेक्स्ट है लॉजिकल और ऑपरेटर। ये भी लॉजिकल एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है। इसमें अगर एक भी रिलेशनल कंडीशन ट्रू हो तो हमारी कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये फर्स्ट रिलेशनल कंडीशन, ये दूसरी रिलेशनल कंडीशन, और दोनों के बीच में और लगा दिए। अब ये बन गई है कंपाउंड कंडीशन और इसकी आउटपुट ट्रू 2 सूरतों में हो सकती है कि या तो x 8 से ग्रेटर हो या फिर z 10 के इक्वल हो। अब इन्हीं को हम एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 कह देते हैं और ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर एक्सप्रेशन 1 और 2 दोनों फॉल्स हों तो कंपाउंड कंडीशन भी फॉल्स होगी। और वाली कंडीशन के लिए लाजमी है कि दोनों में से कम एक ट्रू हो। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स और एक्सप्रेशन 2 ट्रू हो तो कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि एक एक्सप्रेशन ट्रू है। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू और एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो तो कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि एक एक्सप्रेशन तो ट्रू है इनमें। अगर एक्सप्रेशन 1 और 2 दोनों ट्रू हों तो फिर तो जाहिर है कि कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये पहले 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट है। ये सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करता है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो इसकी आउटपुट ट्रू होगी और वाइस वर्सा। मिसाल के तौर पे एक्सप्रेशन है ये वाली, इसके पढ़ते हैं z इज़ नॉट लेस दैन 10, जिस पे ये ट्रू होगी। हालांकि अगर ये लेफ़्ट साइड पे नॉट ना होता तो इस एक्सप्रेशन के ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि z 10 से छोटा होता। बहरहाल इसी एक्सप्रेशन को इस तरह लिखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है कि z इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। इसका ट्रुथ टेबल भी आसान है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो नॉट एक्सप्रेशन ट्रू होगी और अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो नॉट एक्सप्रेशन फॉल्स होगी। वैसे कोडिंग में आप लोग कोशिश करें कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ना यूज़ किया करें। ह्यूमन माइंड नॉट के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। लास्ट है टर्नरी ऑपरेटर। ये लफ्ज़ 3 से निकला है, इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इसकी एक्सप्रेशन ऐसी होती है
कि सबसे पहले एक कंडीशन गिवन होगी, उसके साथ क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसको इवैल्यूएट करना है, और बाद में दो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके बीच में कोलन लगा होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। चलिए एग्जांपल से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास x ग्रेटर देन y कंडीशन है जिसको एवेल्यूएट करना है, इसलिए इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर ये ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 जो कि x प्लस वाई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स है तो x माइनस वाई एग्जीक्यूट हो जाएगी। टर्नरी कंडीशन का रिज़ल्ट किसी वेरिएबल में भी स्टोर किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल k में। एंड पे सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना। चलिए अब एक कोड देखते हैं। इसमें हम 3 वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं, डेटा टाइप इंट देकर, फिर उनमें x और y को इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यूज़ 15 और 10 देकर, फिर टर्नरी ऑपरेटर वाली एक्सप्रेशन है और इसकी आउटपुट जा रही है k में। कंप्यूटर इसको बैकग्राउंड में जब सॉल्व करेगा तो देखें x ग्रेटर देन y क्या ट्रू है, 15 ग्रेटर देन 10 हाँ ट्रू है। तो इसका मतलब है कि अब फर्स्ट एक्सप्रेशन x प्लस वाई एग्जीक्यूट होगी, यानी 15 प्लस 10 कैलकुलेट होगा जो कि बनेगा 25, और ये स्टोर हो जाएगा वेरिएबल k में। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन सी आउट की है, इसलिए आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा द वैल्यू ऑफ k इज़ एज इट इज़, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में था, और फिर k वेरिएबल की वैल्यू जो कि 25 है वो प्रिंट होगी। और ये देखें एंड लाइन यानी मैनिपुलेटर यूज़ हुआ है। एंड लाइन मैनिपुलेटर के लिए आप ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट हेडर ना भी लिखें तो ये वाला मैनिपुलेटर काम करता है। और फाइनली गेट क आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लिखते हैं। अब हम अपनी इस एक्सप्रेशन को भी अपनी जगह पे लिख लेते हैं और अननेसेसरी क्लटर रिमूव कर देते हैं। तो ये हमने 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। Study with me, a learning experience.